मित्रों, चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। आज मैं बात करूंगा हिंद महासागर की और हिंद महासागर में किस प्रकार से चीनी मोर्चाबंदी चल रही है और भारत के ऊपर उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसकी भी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि चाइना जो सराउंडिंग घेरेबंदी कर रहा है, स्ट्रेटेजिक बैरिकेडिंग कर रहा है थ्रू इंडियन ओशन, वो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा खतरा पैदा करता है। पहले मैं बात करता हूं कि हिंद महासागर की विशेषता क्या है। सातों महासागरों में हिंद महासागर ऐसा महासागर है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर माना जाता है और यह 7 करोड़ 50 लाख वर्ग मील में फैला हुआ महासागर बताया जाता है। पृथ्वी के जल क्षेत्र का 19% अकेले हिंद महासागर में है और 90 से 97% व्यापार इसी रास्ते से होता है थ्रू इंडियन ओशन। एक बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन रूट भी है। 36 इसके तटीय देश हैं, इसके तट पर स्थित जो देश है उनकी संख्या 36 है, लेकिन 44 ऐसे देश हैं कुल मिलाकर जिनको ये किसी न किसी रूप में स्पर्श करता है। दुनिया का ऐसा माना जाता है कि केवल पानी का महासागर नहीं है, ये संसाधनों का भी महासागर है। बहुत अधिक संख्या में संसाधन महासागर में है। दुनिया का लगभग 75% सोना, 27% प्लूटोनियम, 21% क्रोनियम, 36% यूरेनियम, 13% तांबा और लगभग 9% मैग्नीशियम इस महासागर में पाए जाते हैं। बाकी जो मछली वगैरह और जो इसमें आयल और उस प्रकार की चीजें हैं उनकी बात जो है मैंने नहीं की है, ये एक्स्ट्रा है। अथाह मात्रा में तेल और गैस के भंडार भी हिंद महासागर में हैं। बहुत सारी संभावनाएं इसमें छुपी हुई हैं और भारत चूंकि एक प्रायद्वीप देश है, पेनिनसुलर स्टेट है और इसकी जो प्रायद्वीपीय सीमा है वो लगभग 7 से 7,500 इसका जो किलोमीटर का दायरा है 7,100 से 600 ये इसका माना जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय यह है महासागर का कि ये व्यापारिक मार्ग है, ट्रेड सी रूट्स है और जैसा हमने कहा कि ये 90% से ऊपर व्यापार इसी रास्ते से होता है और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग होने के कारण यह सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। केवल भारत या पड़ोसी देशों के लिए नहीं, सभी देशों के लिए हिंद महासागर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अगर समुद्री मार्गों की बात करें तो एक तो जो सुएज कैनाल वाला रूट है, सुएज नहर वाला जो रूट है जो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है, और दूसरा जो है वो फारस की खाड़ी वाला जो पर्शियन गल्फ वाला रूट है जो अरब सागर से तमाम खाड़ी देशों को जोड़ता है। और इस क्षेत्र में आप जानते हैं कि ऑयल बेल्ट बहुत है, ऑयल बेल्ट और ऑयल बेल्ट दोनों, और ऑयल पॉलिटिक्स का केंद्र भी है। तीसरा मार्ग है जिसे बॉब अल मंडेव कहा जाता है। बॉब अल मंडेव जो अरब सागर से लाल सागर की ओर जाता है और साउथ अफ्रीकी देशों में चाहे सोमालिया हो, इथोपिया हो, सूडान हो, यमन हो, इन सारे देशों को वो उसमें जोड़ता है। और चौथा जो मलक्का जलडब्रू मध्य वाला मार्ग है, स्ट्रेट टू मलक्का, प्रशांत महासागर की ओर जो ले जाने वाला मार्ग है जिससे आप ऑस्ट्रेलिया तक निकल जाते हैं, साउथ ईस्ट देशों को जो जोड़ता है वो मार्ग है। यह सब बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है।
और इसीलिए संभवतः हिंद महासागर में महाशक्तियों ने अपने सैनिक अड्डे बना रखे। सैनिक अड्डे बनाने के उनके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आज दुनिया धन प्रधान है। हर कोई डिस्कवरी ऑफ वेल्थ में लगा हुआ है और चाहता है कि जहां से आयात निर्यात के रास्ते हैं उस पर हमारा दबदबा हो, हमारा प्रभाव हो। और वैसे दुनिया में अगर सबसे अधिक दबदबा और प्रभाव का क्षेत्र चाहे संसाधन की दृष्टि मैंने जो बताया, या जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, व्यापारिक मार्गों की दृष्टि है, वो हिंद महासागर है। और तीसरे यह भी कि ये सेंटर प्लेस ऑफ वर्ल्ड व्यू कहा जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया का केंद्र बिंदु है और यहां बैठ करके पूरी दुनिया की राजनीति और शक्ति की राजनीति की जा सकती है। पूरे एशिया पर दखल रखने के लिए इस क्षेत्र में बैठ करके काम किया जा सकता है। इसलिए लोगों ने यहाँ पर अपने सैनिक अड्डे बनाने में, खासतौर से जो सुपर पावर देश है, उन्होंने रुचि दिखाई। और मैं कुछ लोगों का नाम बताता हूं। अमेरिका नेवी के जो पूर्व कमांडर थे, एच जे गिम्पल साहब। एच जे गिम्पल साहब ने लिखा है कि दुनिया का अधिकांश भाग पानी है, जाहिर है कि तूती उसी की बोलेगी जो महासागरों पर वर्चस्व स्थापित करेगा। और महासागरों में फैले फैले छोटे छोटे द्वीपों को सैनिक अड्डों में बदलकर पूरी दुनिया में मदद पहुंचाई जा सकती है, ये गिम्पल साहब ने कहा है और अमेरिका ने वही किया। एटी महान साहब ने भी यही कहा था कि अमेरिका चिड़ियों की तरह है जो उड़कर दूर तक नहीं जा सकता, अर्थात चिड़ियों की जो फ्लाइंग कैपेसिटी है, फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत दूर तक नहीं, उसको कहीं प्लेस चाहिए जिसको अपनी थकान मिटा सके, अपने लिए चारा पानी का प्रबंध कर सके, उसके बाद दूसरी उड़ान और आगे तक जाएगी। अमेरिका ने आइसलैंड पर कब्जा करके अपने तमाम जो नौसैनिक बेड़े बनाए, नौसैनिक अड्डे बनाए हैं, नेवल बेसेस बनाए हैं, मिलिट्री बेसेस बनाए हैं, उसके थ्रू वो पूरी दुनिया में एक के बाद एक बाद अपने एक रेंज बढ़ाता चला गया। उसकी पहुंच में आज सारी दुनिया है। इन विश्लेषक जो है, विशेषज्ञ है, इनका जो विश्लेषण रहा है वो अमेरिका ने उसका फॉलोअप किया है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसी प्रकार ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी सर एलेक्स डगलस ने भी कहा था। सर एलेक्स डगलस ने कहा था कि विश्व शक्ति और अपनी धाक जमाने के लिए महाशक्तियों के संघर्ष का निर्णय अब एशिया में होगा। और एशिया में होगा मतलब तो एशिया में बैठने के लिए उनको अड्डे चाहिए और उससे बेहतर, हिंद महासागर से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। यही सोचकर हिंद महासागर में सबसे अधिक सक्रियता महाशक्तियों की रही है और खासकर अमेरिका इस सक्रियता में सबसे भारी पड़ा है। उसने अपने सैन्य अड्डों से पूरा एशिया पाट दिया है। वो चाहे सेंट्रल एशिया की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह वो पहुंचने की कोशिश में रहा है। अब मैं बताता हूं अमेरिका के अड्डे खास तौर से इंडियन ओशन में कौन कौन से कहां हैं। सेशल्स का जो विक्टोरिया प्लेस है, विक्टोरिया का स्थान है, जो कम आबादी वाला स्थान माना जाता है, उस आइसलैंड पर अमेरिका का एक नेवल बेस है जो अल्डब्रा में है। लगभग 1000 वर्ग मील का ये एरिया है अल्डब्रा, जहां उसने नेवल बेस बनाया हुआ है। फरकुहार एक जगह है जो उसने एक आइसलैंड है, 172 वर्ग माइल्स का है, यहां पर भी उसने नेवल बेस बनाया हुआ है। डिसरोचेस 112 वर्ग मील का है, डिसरोचेस में भी उसके अड्डे हैं। मॉरिशस के जो चागोस द्वीपलैंड है, चागोस आइसलैंड है, द्वीप समूह है वो, उसमें ड्यूगो गार्सिया का जो नाम आता है, ड्यूगो गार्सिया जो बी आकार का है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डे में से एक है जो 1200 वर्ग मील में फैला हुआ है। सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे में आता है ड्यूगो गार्सिया। इसके अलावा अमेरिका ने बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरबिया है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, केन्या है, पाकिस्तान है, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे तमाम जगहों पर अपने छोटे बड़े
तमाम तरीके के, कहीं आर्मी का बेस बना रखा है, कहीं एयरफोर्स का बेस बना रखा है, कहीं नेवी का बेस बना रखा है, कुल मिलाकर मिलिट्री बेस बना रखा है। अब मैं बात करता हूं फ्रांस का। फ्रांस ने जिबूती पर रियूनियन, डिगाग्रेस, टानारिव, क्रोजेट, मोती, इन सब प्लेसेस पर, इन सब आइसलैंड पर अपने नेवल बेस बना रखे हैं। अच्छा, अमेरिका के नेवल बेस में, अमेरिका के साथ कई नेवल बेस में ब्रिटेन भी शामिल है। ब्रिटेन अमेरिका के पार्टनरशिप में कई नेवल बेस बनाए गए। डिगो गार्सिया में भी कहा जाता है कि दोनों के पार्टनरशिप में नेवल बेस बनाया गया है। अब मैं बात करता हूं चीन की। चाइना ने यमन में, पाकिस्तान में, वियतनाम में, म्यांमार में, इथोपिया में, लाल सागर के आसपास कई देशों में अपने अड्डे बना रखे हैं, और कुछ जगह उसने लीज पे, श्रीलंका वगैरह, मालदीव वगैरह में लीज पर लेकर के भी वो काम करने की कोशिश कर रहा है। रूस का एक नौसैनिक अड्डा ओमान में हुआ करता था, पता नहीं इस समय है कि नहीं है, पहले हुआ करता था, कोल्ड वार के पीरियड में एक नेवल बेस उसका हुआ करता था। बहुत ज्यादा रूस का एग्जिस्टेंस इस एरिया में नहीं दिखाई देता है। अब मैं बताता हूं कि इन महाशक्तियों की, इन सुपर पावर्स के उद्देश्य क्या है इन क्षेत्र में रहने के। पहला, जैसा मैंने बताया, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक सामरिक हितों की पूर्ति करना एक मुख्य उद्देश्य है। यहां से उनके आर्थिक हित भी पूरे हो रहे हैं, यहां से राजनीतिक प्रभुता भी उनकी कायम हो रही है इतने बड़े कॉन्टिनेंट पर, और व्यापारिक और सामरिक हितों की भी पूर्ति ये लोग यहां से कर रहे हैं। और तटीय देशों में मौजूद संपदा का दोहन करना, उनको अपने अधिकार में करना, उनको लीज पे लेके पूरा उसका वो करना, यह भी इन छोटे छोटे राष्ट्रों की मजबूरी का फायदा उठा करके उनकी संपदा को भी हथियाने का काम होता है। तेल राजनीति को अपने नियंत्रण में करना, ऑयल पॉलिटिक्स एक बड़ी राजनीति है मिडिल ईस्ट में, और यहां से होकर के ऑयल पॉलिटिक्स पर भी कब्जा करने की कोशिश होती है। और साथ में चौथा यह कि क्षेत्रीय संघर्षों में हस्तक्षेप और नियंत्रण की कोशिश होती है। जब आपको प्रभुता कायम करना है तो मदद करनी पड़ेगी, मदद करने के आपको आसपास कहीं अपना डेरा बनाना पड़ेगा। तो जो एशिया और साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, इन जो एरियाज में जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है एक दूसरे से, उनमें सहयोग असहयोग करने की स्थिति में सुपर पावर आसपास बैठ करके हस्तक्षेप करते रहते हैं या उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करते रहते हैं। एशिया अफ्रीका में आर्थिक औद्योगिक आधार स्थापित करना और अपनी कंपनियों को प्रमोट करना भी महाशक्तियों का एक बड़ा उद्देश्य है। अफ्रीका में तो उतने संसाधन नहीं, लेकिन एशिया महाद्वीप तो संसाधनों से भरा पड़ा है, और यहां पर पॉपुलेशन भी बहुत है कई देशों में, भारत हो या कोई तमाम देश है। यहां पर आर्थिक औद्योगिक आधार कैसे स्थापित हो, उनकी कंपनियों को कैसे प्रमोट किया जाए, यहाँ के टेंडरों में कैसे लाइजनिंग किया जाए, कैसे प्रेशर क्रिएट किया जाए, ये सभी एक बड़ा कारण होता है। और प्रभुत्व और सर्वोपरिता का एक खेल चल रहा है, सुपरमेसी का एक गेम चल रहा है। इसलिए भी यहां अपना एग्जिस्टेंस और प्रभावशाली मौजूदगी बनाए रखना, प्रभावशाली अपना तरीके से यहां उपस्थिति बनाए रखना, ये प्रभुत्व के लिए, राजनीतिक प्रभुत्व हो, सैनिक प्रभुत्व हो, आर्थिक प्रभुत्व हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए भी सुपर पावर इस पूरे रीजन को नेवल बेसिस और मिलिट्री बेसिस में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं बात करता हूं भारत के विरुद्ध चीन की जो सामरिक घेराबंदी है, प्रमुख विषय चाइनीज स्ट्रेटेजिक बैरिकेडिंग अगेंस्ट इंडिया। देखिए, एक तो बताया ना कि भारत की लोकेशन बहुत अच्छी है, ये प्रायद्वीप देश है, व्यापारिक मार्ग पर यह देश बैठा हुआ है, खनिज संसाधनों के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ हिंद महासागर पर इसका काफी हद तक अधिकार और नियंत्रण होने की बात होती है। लेकिन इसका कारण, जब आप बहुत सारी चीजें आपके पास होती है तो लुटेरों की फौज की नजर आपके ऊपर होती है। शायद जाहिर सी बात है, जिसके पास संसाधन है उसी के सुरक्षा के खतरे भी हैं, जिसके पास कुछ नहीं है लूटने पटने का तो उसे काहे खतरा, वो तो खुले आसमान में झोपड़ी डाल के बैठा हुआ है, उसके पास कोई नहीं जाता। डकैती तो वहां पड़ती जहां संसाधन है। इसलिए भारत और भारत के इर्द गिर्द संसाधन बहुत है, इसलिए सभी की नजर है कि यहां पर बैठा जाए। और जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल लिहाज से भी भारत और भारतीय उपमहाद्वीप बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा हमने बताया, इसलिए भी महाशक्तियों की रुचि का केंद्र बना हुआ है।
और चीन खासतौर से वो सुपर पावर बनना चाहता है, दुनिया का नेता बनना चाहता है, पॉलिटिकल लीडरशिप में अपने को लाना चाहता है, बहुत तरीके से आगे बढ़ना चाहता हो, तो चाहता है कि जब तक इस रीजन में हमारा प्रभाव नहीं होगा, दुनिया हमें हमारी प्रभुत्व स्वीकार नहीं करेगी। कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर वार, कई ऐसे विद्वानों ने कहा है कि भविष्य में जो महायुद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, वो पानी में होगा, और पानी में होगा, ये एशिया में होगा। एशिया में होगा तो कहां होगा? साउथ एशिया, मिडिल एशिया, वार जोन तो दो ही हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में हो चाहे साउथ एशिया में हो, हिंद महासागर की उपयोगिता तो बनी रहेगी। और ऐसे स्थिति में खास तौर से जो ग्लोबल साउथ पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी की बात हो रही है, वो इसी कारण से हो रही है कि पूरा पावर पॉलिटिक्स शिफ्ट ऑन साउथ एशिया, शिफ्ट ऑन इंडियन ओशन, शिफ्ट ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए भी ये सब हो पा रहा है क्योंकि पड़ोसी देश हमारे जो है बहुत कमजोर हैं, और बाहरी जो देश है, बाहरी ताकतें इनकी कमजोरी की लाभ उठा करके, इनकी जरूरतों का लाभ उठा करके वो यहां पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में सफल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो मेजर इन्फ्लुएंस है वो चाइना का है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक इन्फ्लुएंस कोई कर रहा है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई है तो वो चीन है, उसके बाद अमेरिका हो सकता है। चाहे मालदीव में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे म्यांमार हो, पाकिस्तान, हर जगह वो अपने बेड़े, अपने अड्डे स्थापित करने की प्रयास कर रहा है, हर जगह अपनी जगह तलाशने का प्रयास कर रहा है। और जो रिसेंट एक्टिविटी देखी गई चीन की, पाकिस्तान में जिस तरह सीपैक बना रहा है, सीपैक के माध्यम से जो है वो अपना फैलाव करना चाहता है, जिस तरह से वो ग्वादर पोर्ट पर जो है अपना पूरा सिस्टम, अपनी सबमरीन्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स बेड़ा भी वहां बना रखा है। मालदीव में जो डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश करता है कि वो चाहता है कि करियर मालदीव पे डिप्लॉय कर दिया जाए, एक चाहता है श्रीलंका में भी बैठे। हमन टोटा की बात हो, हमन टोटा को जो उसने लीज पर रखा है, 99 साल की लीज पर ले रखा है, जाफना टिंकोमाली पर भी उसकी नजर रहती है। और चाइनीज शिप जो है, सी यान वगैरह है, जो चाइनीज स्पाई शिप्स है, अक्सर जो है इस क्षेत्र में उसका एग्जिस्टेंस दिखाई देता है और भारत के ऊपर नजर रखने की, टोह लेने की कोशिश करता रहता है। ये सारी चीजें हैं। ये म्यांमार की जुंटा सरकार जो है, जो वहां की फौजी सरकार है, उसको समर्थन करके वहां के जिस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को हैंग करने की कोशिश करता रहा है, बांग्लादेश में जिस तरह से उनके फुटप्रिंट मिलते हैं, नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के थ्रू सारा काम उलटफेर करता रहता है, बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह लेने के प्रयास में लगा रहता है। बहुत कुछ है जो चाइना इस रीजन में कर रहा है और जो भारत के हित में नहीं, भारत के सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अब भारत को करना क्या चाहिए? व्हाट शुड इंडिया डू? भारत को क्या करना चाहिए? के एम पाणिक्कर ने कहा था कि भारत की सुरक्षा भारतीय समुद्र यानी हिंद महासागर पर निर्भर करती है। एक अच्छी और प्रभावशाली सामुद्रिक नीति के बिना भारत की स्थिति दुनिया में बहुत कमजोर रहेगी और उसकी सुरक्षा उस देश की कृपा पर निर्भर होगी जो हिंद महासागर पर अपना अधिकार करने में सक्षम होगा। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, मैंने बताया, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कम से कम तीन कैरियर फ्लीट की जरूरत है भारत को। ईस्ट, वेस्ट और साउथ भारत को अपने कैरियर्स बढ़ाने पड़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंक्रीज ऑफ द नेशनल पावर, भारत को अपनी नेवी को आर्मी से भी ज्यादा सशक्त करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्थ की ओर केवल एक दुश्मन है, चीन है अथवा पाकिस्तान है, लेकिन दक्षिण की ओर से कोई भी आ सकता है। थिएटर कमांड की बात हो रही है, कम से कम 3 थिएटर कमांड नेवी के लिए बनाना चाहिए। एक अंडमान में हो, एक कोचीन में हो, तिरुवनंतपुरम में हो, जहां भी स्थापित करे, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, ये रणनीतिक तरीके से इसका विस्तार होना चाहिए। इस रीजन पर भारत के प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश हो। पड़ोसी जो देश हैं, सीमांत समुद्री देश हैं, उनके साथ मिलकर सामूहिक सुरक्षा की बात हो। जो IOR बना है, इंडियन ओशियन रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी, चाहे ताकि इस पूरे रीजन को अभेद्य बनाया जा सके। हिम तकछेद जो है, जो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है, हिम तकछेद के साथ मिलकर भी भारत को काम करने की जरूरत है।
क्वाड को और ज्यादा एक्टिवेट करने की जरूरत है। क्वाड के माध्यम से इसका जो रणनीतिक प्रभाव भारत का है वो बढ़ाते हुए चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की जरूरत है। चाइनीज इन्फ्लुएंस नहीं रुका तो आगे चल के और मुसीबत बढ़ेगी। चीनी प्रभाव को सीमित करना, चीनी प्रभाव को रोकना, ये क्वाड की बड़ी जिम्मेवारी होनी चाहिए। हिंद महासागर को प्रतिस्पर्धा मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए तटीय देशों के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन में इस विषय को ले जाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन के थ्रू इस पूरे रीजन को पीस रीजन के रूप में डेवलप करने के लिए, अनाउंस करने के लिए, तैयार करने के लिए सभी तटीय देशों के सहयोग से भारत को कदम उठाना पड़ेगा। और बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ है, लेकिन समय की बाध्यता, इस वीडियो को यहां विराम देते हैं। फिर कभी किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।